गुड मॉर्निंग। कोर्स 4 के यूनिट 1 में हम लोग त्रिभाषा सूत्र की चर्चा कर रहे थे। पिछली कक्षा में मैंने विस्तार से बताया था त्रिभाषा सूत्र क्या है, त्रिभाषा सूत्र की उत्पत्ति कहाँ हुई और त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन कैसे किया जाना है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसकी क्रियान्वयन प्राथमिक कक्षाओं में शुरू होती है और सबसे अधिक विविधता कहीं है तो कक्षाओं में है। और प्राथमिक शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र, इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। प्राथमिक शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र, ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला इन प्राइमरी एजुकेशन। थ्री लैंग्वेज फार्मूला का संबंध प्राथमिक विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों से नहीं है। प्राथमिक स्तर पर आप सभी जानते हैं इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ। हम सभी 1947 में आज़ाद हुए और 1947 में ही हम लोगों ने पहले से ही मातृभाषा के माध्यम से के रूप में अपना लिया है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को हम लोगों ने 1947 के पहले से ही मातृभाषा के रूप में अपना लिया है और सभी विचारक इस बात पर सहमत थे कि किसी अन्य भाषा में शिक्षण की भाषा से अच्छा है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। किसी अन्य भाषा अच्छा है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। अखिल भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपना हरिपुरा अधिवेशन में सन 1932 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की लगभग सभी संस्तुतियों को मानते हुए, सभी सुझावों को मानते हुए मातृभाषा के स्थान को प्राथमिक स्तर पर स्वीकृत कर लिया था। स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा के रूप में बेसिक शिक्षा की नीति चलाई। बेसिक शिक्षा आप लोग पढ़ेंगे, पेपर 2 में पढ़ना है। वर्धा सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत महात्मा गांधी ने जो दिए कि शिक्षा से ही आय का स्रोत बने, शिक्षा के माध्यम से आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, एक जीविकोपार्जन का साधन बने, ये सब चर्चा करेंगे। तो स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा ने बेसिक शिक्षा की नीति अपनाई। अतः प्राथमिक शिक्षा का त्रिभाषा सूत्र से कोई संबंध नहीं है। ये भी प्राथमिक शिक्षा, जैसे देखते हैं बंगाली परिवार में बच्चे बांग्ला में ही सीख जाते हैं बचपन में ही। भोजपुरी बोलने वाले अपनी मातृभाषा में सीख जाते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर जहाँ से शिक्षाएँ शुरू होती हैं, बेसिक शिक्षा तो परिवार से शुरू होती है। हमारे जीवन की प्रथम पाठशाला हमारा परिवार होता है और परिवार से ही शिक्षा प्रारंभ होती है और जिस भाषा का प्रयोग परिवार में किया जाता है उस भाषा का प्रयोग आसानी से सीख जाते हैं और लोगों को अपनी भाषा से बहुत ही प्रेम होता है। तो त्रिभाषा सूत्र में जो पहला है कि शिक्षा मातृभाषा में हो, तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज फार्मूला इन सेकेंडरी एजुकेशन। यह सूत्र वास्तव में माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में ही सामने आता है। प्राचीन भारत में राष्ट्रभाषा की समस्या को सदा टाला गया। और किसी निश्चित नीति पर नहीं पहुंचा गया। ऐसा लगता है कि स्वतंत्र भारत में भी इस अनिश्चय की स्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ है। प्राचीन भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, प्राचीन भारत में सर्वत्र अंग्रेजी छाई रही। माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में भी अंग्रेजी बहुत समय तक प्रतिष्ठित रही। माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषाओं को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित रहा और सन 1921 से पहले
बहुत कम सूत्रों में मातृभाषा माध्यम बन सकी थी। किंतु उसके बाद सन 1947 के पहले ही माध्यम के रूप में अंग्रेजी को सभी जगह से हटा दिया गया था। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन की। त्रिभाषा सूत्र पहला उसका है कि पहली शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तो मातृभाषा का संबंध प्राथमिक स्तर पर ये अपने स्वतंत्रता होने से ही पहले ही अपनाया गया। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने से बच्चे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा में भी आती है बात। प्राचीन भारत में राष्ट्रभाषा की समस्या कि कौन सी राष्ट्र की भाषा हो, उसकी समस्या को सदा टाला गया और किसी निश्चित नीति पर नहीं पहुंचा गया। ऐसा लगता है कि स्वतंत्र भारत में भी अभी भी इसी अनिश्चय की स्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ है। प्राचीन भारत में सर्वत्र अंग्रेजी छाई रही। माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में भी अंग्रेजी ही बहुत समय तक प्रतिष्ठित रही। माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषाओं को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित रहा और सन 1921 से पहले बहुत कम सूत्रों में कम जगह पर मातृभाषा शिक्षा का माध्यम बनी थी। किंतु उसके बाद सन 1947 के पहले ही उसके बाद सन 1947 के पहले ही माध्यम के रूप में अंग्रेजी को सभी जगह से हटा दिया गया। प्राथमिक शिक्षा में हम लोगों ने त्रिभाषा सूत्र देखा, माध्यमिक शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र देखा, अंत में उच्च शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में भी भाषा समस्या का प्रश्न भाषाओं की संख्या से संबंधित नहीं है। उच्च शिक्षा में भी भाषा समस्या का प्रश्न भाषाओं की संख्या से संबंधित नहीं है। यहाँ प्रश्न शिक्षा के माध्यम का है। हाँ, भारतीय भाषाओं के माध्यम की सुविधा का प्रश्न अवश्य है। सन 1857 में सर्वप्रथम हमारे देश में जो 3 विश्वविद्यालय खुले थे, उनमें किसी भारतीय भाषा पर उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में विचार तक नहीं हुआ था। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं उच्च शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में भी भाषा समस्या का प्रश्न भाषाओं की संख्या से संबंधित नहीं है। यहाँ प्रश्न शिक्षा के माध्यम का है। हाँ, भारतीय भाषाओं के माध्यम की सुविधा का प्रश्न अवश्य है। हाँ, भारतीय भाषाओं के माध्यम की सुविधा का प्रश्न अवश्य है। सन 1857 में सबसे पहले हमारे देश में जो 3 विश्वविद्यालय खुले थे, उनमें किसी भारतीय भाषा पर उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में विचार नहीं हुआ था। सन 1957 में ही सैंडलर की अध्यक्षता में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ था और जिसने सन 1919 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और उसमें उसने पहली बार यह सिफारिश की थी कि भारतीय भाषाओं के लिए रीडर का पद होना चाहिए। भारतीय भाषाओं के लिए एक रीडर का पद, एक वाचक का पद, एक पढ़ने वाले रीडर का पद होना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप सन 1922 से सन 1937 के बीच हमारे अधिकांश विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं का उच्च अध्ययन होने लगा था। हम लोग चर्चा कर रहे हैं उच्च शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की। उच्च शिक्षा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में भी भाषा समस्या का प्रश्न भाषाओं की संख्या से संबंधित नहीं है। यहाँ प्रश्न शिक्षा के माध्यम का है। हाँ,
भारतीय भाषाओं के भारतीय भाषाओं के माध्यम की सुविधा का प्रश्न है। सन 1857 में सबसे पहले 1857 में ही पहली क्रांति हुई थी। 1857 का ही विद्रोह हुआ था स्वतंत्रता का। तो सन 1857 में सबसे पहले हमारे देश में जो 3 विश्वविद्यालय खुले थे, उनमें किसी भारतीय भाषा पर उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में विचार तक नहीं हुआ था। सन 1917 में सैंडलर की अध्यक्षता में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ था और जिसने सन 1919 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, उसने पहली बार यह सिफारिश की थी कि भारतीय भाषाओं के लिए रीडर का पद होना चाहिए। भारतीय भाषाओं के लिए रीडर का पद होना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप सन 1922 से सन 1937 के बीच हमारे अधिकांश विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं का उच्च अध्ययन होने लगा था। स्वतंत्रता से पहले सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषाएं वैकल्पिक रूप में विद्यमान थी। स्वतंत्रता से पहले सभी विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषाएं वैकल्पिक रूप में विद्यमान थी, किंतु शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही बना रहा। स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ, जिसने अगस्त 1949 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आप लोग जब सभी सेकेंड पेपर की अध्ययन करेंगे, समसामयिक भारत और शिक्षा, उसमें क्रम वाइज शिक्षा से संबंधित आयोग का अध्ययन करेंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी प्रचलित है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी कमीशन, ये सारा अध्ययन विस्तार से करेंगे। यहाँ पर हम लोग संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ और डॉक्टर राधाकृष्णन जानते हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। उन्हीं के याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप सभी इससे अपने बाल्यकाल से ही, बचपन से ही परिचित हैं। स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ, जिसने अगस्त 1949 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राधाकृष्णन आयोग ने पहली बार उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा की संभावना पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि उच्च शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, किंतु कुछ समय तक अंग्रेजी को काम में लाया जाए। जिसने अगस्त 1949 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, राधाकृष्णन आयोग ने पहली बार उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राधाकृष्णन आयोग ने पहली बार उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा की संभावना पर विचार किया। मातृभाषा की संभावना पर विचार किया। और निष्कर्ष निकाला कि उच्च शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, किंतु कुछ समय तक अंग्रेजी को काम में लाया जाए। उच्च शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, किंतु कुछ समय तक अंग्रेजी को काम में लाया जाए। यह कुछ समय ही झगड़े की जड़ थी। ये जो कुछ समय था, यह कुछ समय ही झगड़े की जड़ थी। सन 1947 में तो कुछ समय ही था कि 20 वर्ष बाद
जब सन 47 में 28 करेंगे तो 20 वर्ष बाद जब 1967 में जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर त्रिगुण सेन ने विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को शीघ्र प्रतिष्ठित करने का संकल्प किया, तो अंग्रेजी के कुछ समर्थकों ने पुनः कुछ समय और प्राप्त करने का संकल्प किया। अंग्रेजी कुछ समर्थकों ने कुछ समय और प्राप्त करने का संकल्प किया और केंद्रीय शासन को अपने एक सुयोग्य मंत्री के त्यागपत्र तक का सामना करना पड़ा। कुछ समय आप जानते ही हैं और देखें, इफ यू वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। यदि आप समय को बर्बाद करते हैं तो समय आपको बर्बाद कर देगा। ये कुछ समय ही झगड़े की कुछ समय चलते रहने दिया जाए तो सन 1947 में तो कुछ समय ही था। 20 वर्ष बाद जब 1967 में जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर त्रिगुण सेन ने विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को शीघ्र प्रतिष्ठित करने का संकल्प किया, तो अंग्रेजी के कुछ समर्थकों ने पुनः कुछ समय और प्राप्त करने का संकल्प किया और केंद्रीय शासन को तो अपने एक सुयोग्य मंत्री के त्यागपत्र तक का सामना करना पड़ा। विश्वविद्यालयों में आज भारतीय भाषाओं में उच्चतम अध्ययन तक की सुविधा तो प्राप्त है, लेकिन कुछ में माध्यम के रूप में अंग्रेजी ही चल रही है। शनय विश्वविद्यालय मातृभाषा के संबंध में निर्णय ले रहे हैं और आशा है कि अब निश्चय ही कुछ समय में पहला मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो जाएगी। विश्वविद्यालयों में भी मुख्य भाषाओं की शिक्षा का प्रबंध होगा, किंतु शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होगी। किसी भाषा की अनिवार्यता का यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। छात्र जितनी भाषाएं चाहें पढ़ सकते हैं, अतः त्रिभाषा सूत्र का संबंध उच्च शिक्षा से नहीं है। क्लियर? हम लोगों ने 3 स्तरों पर चर्चा की: प्राथमिक स्तर, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक स्तर में जहाँ देखते हैं कि पहली शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। मातृभाषा में बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि प्राथमिक घरों में भी, परिवारों में भी बोलचाल में मातृभाषा का लोग प्रयोग करते हैं। स्वतंत्र भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में भी प्रयास किया गया था। अंग्रेजी को सभी जगहों से हटाया गया था, लेकिन उच्च शिक्षा आते उच्च शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र का संबंध उच्च शिक्षा से नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में आज भारतीय भाषाओं में उच्चतम अध्ययन तक की सुविधा तो प्राप्त है, लेकिन कुछ में माध्यम के रूप में अंग्रेजी ही चल रही है। शनय विश्वविद्यालय धीरे विश्वविद्यालय मातृभाषा के संबंध में निर्णय ले रहे हैं और आशा है कि अब निश्चय ही कुछ समय में मातृभाषाएं शिक्षा का माध्यम हो जाएंगी। विश्वविद्यालयों में भी मुख्य भाषाओं की शिक्षा का प्रबंध होगा, किंतु शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होगी। किसी भाषा की अनिवार्यता का यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता है। छात्र जितनी भाषाएं चाहें पढ़ सकते हैं, अतः त्रिभाषा सूत्र का संबंध उच्च शिक्षा से नहीं है। त्रिभाषा सूत्र का प्रवर्तन अगला टॉपिक हम लोगों का है। हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं, त्रिभाषा सूत्र का प्रवर्तन, एक्वेशन ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए सन 1948 में डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति हुई।
इस समिति ने मातृभाषा के अतिरिक्त संघीय भाषा की सीनियर बेसिक स्तर पर अनिवार्य करने की सिफारिश की। ताराचंद समिति ने बेसिक स्तर पर अनिवार्य करने की सिफारिश की। ताराचंद समिति ने माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा के अतिरिक्त कुछ समय तक अंग्रेजी को अनिवार्य करने की सुझाव दिया और अंग्रेजी के हट जाने पर संघीय भाषा को अनिवार्य करने की बात कही। उस समय तक संविधान बना नहीं था और संघीय भाषा के विषय में निर्णय भी नहीं लिया गया था। ताराचंद समिति ने माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश की, एक अंग्रेजी भाषा, एक मातृभाषा और दूसरी अंग्रेजी या संघीय भाषा। ताराचंद समिति ने माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा के अतिरिक्त कुछ समय तक ये क्वेश्चन मार्क है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये तक अंग्रेजी को अनिवार्य करने की संस्तुति की और अंग्रेजी के हट जाने पर संघीय भाषा को अनिवार्य करने की बात कही। उस समय तक संविधान नहीं बना था और संघीय भाषा के विषय में निर्णय भी नहीं लिया गया था। ताराचंद समिति ने माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश की थी, एक मातृभाषा और दूसरी अंग्रेजी या संघीय भाषा। अक्टूबर 1952 में भी डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, आप सभी इसके बारे में विस्तार से अपने दूसरे पेपर में पढ़ेंगे। दूसरे पेपर का जब अध्ययन करेंगे समसामयिक भारत और शिक्षा, तो उसमें विस्तार से मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग के पढ़ेंगे। अक्टूबर 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई, जिसने जून 1953 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोग ने भाषा के संबंध में निम्नलिखित 3 निष्कर्ष निकाले थे। पहला, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को सामान्य रूप से संपूर्ण माध्यमिक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को सामान्यतः संपूर्ण माध्यमिक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। दूसरा, पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक बालक को कम से कम 2 भाषाएं पढ़ाई जाए। पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक बालक को कम से कम 2 भाषाएं पढ़ाई जाएं। अंग्रेजी और हिंदी को जूनियर बेसिक स्तर की समाप्ति पर प्रारंभ किया जाए, किंतु 2 भाषाओं को एक साथ प्रारंभ न किया जाए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कम से कम 2 भाषाएं पढ़ाई जाएं, जिनमें से एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो। अक्टूबर 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई, जिसने जून 1963 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोग ने भाषा के संबंध में निम्नलिखित 3 निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष ये था कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को सामान्यतः संपूर्ण माध्यमिक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। दूसरा, पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक बालक को कम से कम 2 भाषाएं पढ़ाई जाए। पूर्व माध्यमिक स्तर पर
प्रत्येक बालक को कम से कम 2 भाषाएं पढ़ाई जाएं। अंग्रेजी और हिंदी को जूनियर बेसिक स्तर की समाप्ति पर प्रारंभ किया जाए, किंतु 2 भाषाओं को एक साथ प्रारंभ न किया जाए। तीसरा, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कम से कम 2 भाषाएं पढ़ाई जाएं, जिनमें से एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो। स्पष्टतः मुदालियर आयोग ने द्विभाषा सूत्र ही दिया था और माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाओं को पढ़ाने की सिफारिश की थी। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम पर अपना विचार व्यक्त करते हुए मुदालियर आयोग ने भाषा की अनिवार्यता का संकेत निम्न प्रकार से किया था। पहला, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। दूसरा, निम्नलिखित में से कोई एक भाषा। पहला, हिंदी, उनके लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। दूसरा, प्रारंभिक अंग्रेजी, जिन्होंने मिडिल स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ी। तीसरा, उच्च अंग्रेजी, जिन्होंने पहले अंग्रेजी पढ़ी है। इसके बाद एक आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी के अतिरिक्त। इसके बाद एक आधुनिक विदेशी भाषा अंग्रेजी के अतिरिक्त। इसके बाद एक प्राचीन सांस्कृतिक भाषा। मुदालियर आयोग के प्रतिवेदन से भाषा समस्या हल नहीं हुई। मुदालियर आयोग, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, मुदालियर आयोग के प्रतिवेदन से भाषा समस्या हल नहीं हुई। देश में इस समस्या पर विचार बदलता ही रहा। राज्यों में भी भाषा के प्रश्न पर अपने ढंग से विचार होता रहा। संविधान लागू हो गया था और संविधान, अब सभी जानते हैं, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था और संविधान ने हिंदी को राजभाषा भी घोषित कर दिया था। संविधान लागू हो गया था और संविधान ने हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया था, किंतु 15 साल तक अंग्रेजी चलते रहने की बात भी संविधान ने स्वीकार की थी। किंतु 15 साल तक अंग्रेजी चलते रहने की बात भी संविधान ने स्वीकार की थी। अतः अंग्रेजी के समर्थक 15 साल के लिए निश्चिंत हो जाएं और उनके मन में यह आशा भी बन गई कि 15 साल बाद पुनः वे अंग्रेजी की रक्षा कर लेंगे। क्लियर है? पुनः पहले तो संविधान में दिया गया कि 15 साल तक अंग्रेजी चलते रहेगी, तो जो अंग्रेजी के समर्थक थे वो निश्चिंत हो गए कि अब जब लड़ाई होगी तो 15 साल के बाद ना होगी। तो 15 साल उनके मन में आशा बन गई कि 15 साल बाद पुनः वे अंग्रेजी की रक्षा कर लेंगे। अतः वे अंग्रेजी की महिमा गाने लगे और चारों ओर प्रचार करने लगे कि बिना अंग्रेजी के भारत का कोई काम नहीं चल सकता। और अंग्रेजी की महिमा गाने लगे और प्रचार करने लगे कि बिना अंग्रेजी के भारत का काम चल ही नहीं सकता। इधर हिंदी के लिए नाम मात्र के लिए ही सही राजभाषा का पद स्वीकार कर लिया गया था। इधर हिंदी के लिए नाम मात्र के लिए ही सही परंतु राजभाषा का पद स्वीकार कर लिया गया था। मातृभाषा तो थी ही, इसके अतिरिक्त हिंदी का उचित दावा और अंग्रेजी का अनुचित एवं अन्यायपूर्ण दावा भी देश के सामने पेश था। इन्हीं परिस्थितियों में सन 1956 में
केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने त्रिभाषा सूत्र की रचना की। इस मंडल का दावा था कि त्रिभाषा सूत्र भाषा समस्या का सर्वोत्तम हल है। ये त्रिभाषा सूत्र भाषा समस्या का सर्वोत्तम हल है। सन 1957 में ही भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार कर लिया एवं तदनुरूप घोषणा भी कर दी। सन 1961 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी इस सूत्र पर मुहर लगा दी और राज्यों में इसके अनुसार भी कदम उठाए जाने लगे। स्वीकृत त्रिभाषा सूत्र के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक बालक को निम्नलिखित 3 भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होंगी। माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक बालक को निम्नलिखित 3 भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होंगी। पहला, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। दूसरा, अंग्रेजी। तीसरा, हिंदी। अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए अथवा एक आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी भाषा क्षेत्रों के लिए। तो माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक बालक को निम्नलिखित 3 भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होगी। पहला, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। दूसरा, अंग्रेजी। तीसरा, हिंदी या अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए अथवा एक आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए। इस सूत्र के प्रवर्तकों ने भाषा समस्या का समाधान संभवतः राजनीतिक दृष्टि से ढूंढा है, अन्यथा वे इस प्रकार की बातें शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक है त्रिभाषा सूत्र का विश्लेषण। हम लोगों ने अभी तक चर्चा की प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कक्षा में त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन, माध्यमिक शिक्षा में माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में मातृभाषा के कार्यान्वयन। अब माध्यमिक शिक्षा में प्रत्येक बालक को, उच्च शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र का कोई अर्थ नहीं है, कोई उसकी उपयोगिता नहीं है, कोई उपादेयता भी नहीं है। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक बालक को निम्नलिखित 3 भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होंगी। पहला, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। दूसरा, अंग्रेजी। तीसरा, हिंदी या अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए अथवा एक आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए। इस सूत्र के प्रवर्तकों ने भाषा समस्या का समाधान संभवतः राजनीतिक दृष्टि से ढूंढा है, अन्यथा वे इस प्रकार की बातें शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से न करते। इसके पश्चात त्रिभाषा सूत्र का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला। इस त्रिभाषा सूत्र का जब मैं विश्लेषण करता हूँ तो मुझे इसकी तह में कुछ मूल अवधारणाएं दृष्टिगोचर होती हैं। इसकी आधारभूत निम्नलिखित परिकल्पना हाइपोथेसिस सरलता से देखी जा सकती है। पहला, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तो होना ही है, साथ में मातृभाषा का अनिवार्य अध्ययन भी अभिष्ट है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तो होना ही है, साथ में मातृभाषा का अनिवार्य अध्ययन भी आवश्यक है। दूसरा, भारत बहुभाषा भाषी देश है।
अतः यहाँ की संपर्क भाषा मातृभाषा के अतिरिक्त हो सकती है और उस स्थिति में संपर्क भाषा का अध्ययन भी अभिष्ट है। पहला, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तो होना ही है, साथ में मातृभाषा का अनिवार्य अध्ययन भी अभिष्ट है या अपेक्षित है। भारत बहुभाषा भाषी देश है। भारत बहुभाषा भाषी देश है, अतः यहाँ की संपर्क भाषा मातृभाषा के अतिरिक्त हो सकती है और उस स्थिति में संपर्क भाषा का अध्ययन भी अभिष्ट है। भारत की राष्ट्रभाषा राजभाषा या कम से कम संपर्क भाषा हिंदी ही हो सकती है। संविधान ने एवं शिक्षा के विभिन्न आयोगों ने इसी भाषा को स्वीकृत किया है, अतः संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। जनतंत्र का तकाजा भी यही है। अंग्रेजी विश्व भाषा है, समृद्ध है एवं उसके बिना भारत का काम नहीं चल सकता, अतः इसका अध्ययन पूरे देश में अनिवार्य होना चाहिए। अंग्रेजी विश्व भाषा है, समृद्ध है एवं उसके बिना भारत का काम नहीं चल सकता, अतः इसका अध्ययन पूरे देश में अनिवार्य होना चाहिए। बच्चों, इस दृष्टि से जिन लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है उन्हें माध्यमिक स्तर पर कम से कम 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। इस दृष्टि से जिन लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है उन्हें माध्यमिक स्तर पर कम से कम 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, किंतु जिनकी मातृभाषा हिंदी है वे 2 ही भाषाएं पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? अतः हिंदी भाषी प्रदेशों में एक अन्य भाषा को अनिवार्य कर दिया जाए, जिससे अहिंदी भाषी देशों की भाषी प्रदेशों की दृष्टि से न्याय हो सके और यह अन्य भाषा संस्कृत न हो। आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी वरीयता तमिल भाषा को दी जाए। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। त्रिभाषा सूत्र का जब विश्लेषण करते हैं तो इसमें निम्नलिखित बातें सरलता से आ जाती हैं सामने। पहला, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तो होना ही है, साथ में मातृभाषा का अनिवार्य अध्ययन भी अपेक्षित है। भारत बहुत भाषा भाषी देश है, अतः यहाँ की संपर्क भाषा मातृभाषा के अतिरिक्त हो सकती है और उस स्थिति में संपर्क भाषा का अध्ययन भी अपेक्षित है। भारत की राष्ट्रभाषा राजभाषा या कम से कम संपर्क भाषा हिंदी ही हो सकती है। संविधान ने एवं शिक्षा के विभिन्न आयोगों ने इसी भाषा को स्वीकृत किया है, अतः संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। जनतंत्र का तकाजा भी यही है। अंग्रेजी विश्व भाषा है, समृद्ध है एवं उसके बिना भारत का काम नहीं चल सकता है, अतः इसका अध्ययन पूरे देश में अनिवार्य होना चाहिए। इस दृष्टि से जिन लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है उन्हें माध्यमिक स्तर पर कम से कम 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, किंतु जिनकी मातृभाषा हिंदी है वे 2 ही भाषाएं पढ़ेंगे। ऐसा क्यों हो? अतः हिंदी भाषी प्रदेशों में एक अन्य भाषा को अनिवार्य कर दिया जाए, जिससे अहिंदी भाषी प्रदेशों की दृष्टि से न्याय हो सके।
और यह अन्य भाषा संस्कृत न हो। आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी वरीयता तमिल भाषा को दी जाए। प्रथम तीन धारणाएं केवल संवैधानिक एवं वैध ही नहीं है, किंतु शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से भी उचित है। अतः कहा जा सकता है कि राजभाषा को पूरे देश में थोपा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मत थोपिए। कुछ राज्यों की इच्छा के अनुसार कुछ और समय देते जाइए और इस काल्पनिक आशा को पुनर्जीवित करते जाइए कि वह स्वेच्छा से ही राजभाषा को स्वीकार कर लेंगे। अतः इन मूल धारणाओं पर जरा ध्यान दीजिए। प्रथम तीन धारणाएं केवल संवैधानिक और वैध ही नहीं है, किंतु शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से भी उचित है। यह कहा जा सकता है कि राजभाषा को पूरे देश में थोपा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मत थोपिए। कुछ राज्यों की इच्छा के अनुसार और कुछ और समय देते जाइए और इस काल्पनिक आशा को पुनर्जीवित करते जाइए कि वह स्वेच्छा से राजभाषा को स्वीकार कर लेंगे। अभी तो तात्कालिक समय में तो 20वीं शताब्दी ही चल रही थी। काम अनंत है, अतः उसमें भाषा सीखने की सीमा क्यों निर्धारित की जाए। काम तो अनंत है, तो उसमें भाषा सीखने की सीमा क्यों निर्धारित की जाए। फिर अभी तो अनेक शताब्दियाँ और आएंगी, जल्दी क्यों है। अभी 21वीं सदी, 20वीं सदी, जल्दी क्यों है। जल्दी में काम बिगड़ जाएगा। ऐसा लगता है कि राष्ट्रभाषा की बात करने वाले स्वतंत्रता के प्रहरी बड़े पुराने विचारों के हैं, अन्यथा वे सदर दरवाजे पर पहरा देने की बात क्यों करते। पहरा तो खिड़की पर होना चाहिए। राष्ट्रभाषा हिंदी को अनिवार्य नहीं कीजिए, किंतु अनिवार्य ना करिए, किंतु अंग्रेजी अनिवार्य नहीं हो सकती। राष्ट्रभाषा हिंदी को अनिवार्य ना करिए, किंतु अंग्रेजी अनिवार्य नहीं हो सकती। उपर्युक्त चौथी धारणा न केवल जनतंत्र का मजाक है, वरना दुराग्रह की चरम सीमा भी है। अंग्रेजी को विश्व भाषा कैसे कहा जा सकता है। संसार के छठे भाग में फैला हुआ विशाल देश अंग्रेजी भाषा नहीं है। अंग्रेजी भाषी नहीं है कि लगभग 82 करोड़ की जनसंख्या वाला विशाल देश चीन भी अंग्रेजी भाषा नहीं है। संसार के छठे भाग में फैला हुआ विशाल देश रूस अंग्रेजी भाषी नहीं है। लगभग 82 करोड़ की जनसंख्या वाला विशाल देश अंग्रेजी भाषी नहीं है। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में अंग्रेजी किस प्रदेश की जनभाषा है। जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, ईरान, इराक, बर्मा, लंका में अंग्रेजी, लंका आदि देशों में सामान्य जनता की भाषा अंग्रेजी नहीं है। तो अंग्रेजी विश्व भाषा कैसे हो गई। संसार के छठे भाग में, पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसके छठे भाग में फैला हुआ रूस इतना विशाल देश है, वहाँ अंग्रेजी भाषा नहीं है। रूस में
रशियन भाषा बोली जाती है। लगभग 82 करोड़ की जनसंख्या वाला विशाल देश चीन में भी अंग्रेजी भाषा नहीं है, वहाँ भी अंग्रेजी नहीं बोली जाती। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में अंग्रेजी किस प्रदेश की जनभाषा है? जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, ईरान, इराक, बर्मा, लंका आदि देशों में सामान्य जनता की भाषा अंग्रेजी नहीं है, तो फिर अंग्रेजी विश्व भाषा कैसे हो गई? कुछ लोग इसकी समृद्धता पर लट्टू हैं, किंतु जब अंग्रेजी ब्रिटेन की राजभाषा बनी थी तो उस सीमा तक भी समृद्ध नहीं थी जिस सीमा तक हिंदी स्वतंत्रता के पहले ही हो चुकी थी। अंग्रेजी कुछ लोग इसकी समृद्धता पर लट्टू हैं, किंतु जब अंग्रेजी ब्रिटेन की राजभाषा बनी थी तो वह उस सीमा तक भी समृद्ध नहीं थी जिस सीमा तक हिंदी स्वतंत्रता के पहले ही हो चुकी थी। अंग्रेजी राजभाषा पहले बनी। अंग्रेजी राजभाषा पहले बनी, उसमें राजकाज पहले होने लगा। समृद्ध वह बाद में हुई, किंतु वह अंग्रेजी भक्त भारत में नारा उल्टा लगाते हैं। इन्हें कौन समझाए? वैसे इनसे मेरी यह विनम्र प्रार्थना अवश्य है कि हिंदी की 2-1 कृतियों को पढ़ने के बाद वे अपनी राय देते तो अच्छा होता। किंतु मेरे ही दुर्भाग्य से सही मुझे हिंदी विरोधी ऐसे ही सज्जन मिले हैं जिन्होंने हिंदी की एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी है और इनमें से कुछ तो हिंदी की प्रगति से बिल्कुल ही अपरिचित है। इन लोगों का ब्रह्मास्त्र है भारत का काम अंग्रेजी के बिना नहीं चल सकता। इनके ही बंधु स्वतंत्रता से पहले कहा करते थे कि अंग्रेजों के बिना भारत का काम नहीं चल सकता, किंतु अंग्रेजों के बिना तो काम विगत अनेक वर्षों से चल रहा है। सच पूछिए तो इंग्लैंड और अमेरिका का काम बहुत सा हिंदी के बिना नहीं चलेगा। सच पूछिए तो इंग्लैंड और अमेरिका का बहुत सारा काम हिंदी के बिना नहीं चल पाएगा। यदि भारत जैसा विशाल देश निर्णय ले ले कि उसकी केंद्रीय सरकार का काम अंग्रेजी में न चलकर हिंदी में ही चलेगा, तो हम भारतवासी अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, किंतु स्वेच्छा से। न चलकर हिंदी में ही चलेगा, हम भारतवासी अंग्रेजी भी पढ़ेंगे किंतु स्वेच्छा से। माध्यमिक कक्षाओं में भी अंग्रेजी भी रहेगी, किंतु वैकल्पिक विषय के रूप में। त्रिभाषा सूत्र की यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि इसमें विदेशी भाषा को अनिवार्य किया गया है। विदेशी भाषा रहे किंतु वैकल्पिक भाषा के रूप में। तब त्रिभाषा सूत्र का क्या होगा? 5वीं मूल धारणा इस मान्यता पर निर्भर है कि अंग्रेजी अनिवार्य रहेगी। 5वीं
मूल धारणा पांचवी मूल धारणा इस मान्यता पर निर्भर है कि अंग्रेजी अनिवार्य रहेगी। अंग्रेजी यदि अनिवार्य न हो तो अहिंदी भाषी क्षेत्रों में दो ही भाषाएं रह जाएंगी। उस स्थिति में हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी ही अनिवार्य रह जाएगी। अब प्रश्न उठता है न्याय का। भारत बहुभाषा भाषी देश है, अतः यहाँ के छात्रों को एक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए। भारत बहुभाषा भाषी देश है, अतः यहाँ के छात्रों को एक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए। दो राज्यों की सीमाओं पर रहने वाले लोग, दो राज्यों की सीमाओं पर रहने वाले लोग 2, 3 और कभी-कभी 4 भाषाएं तक बोलते हैं। भारत, जैसा हम सभी जानते हैं, हम भारतवासी, भारत बहुत भाषा भाषी देश है, अतः यहाँ के छात्रों को एक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए। दो राज्यों की सीमाओं पर रहने वाले लोग 2, 3 और कभी-कभी 4 भाषाएं तक बोलते हैं। उड़ीसा में पुरी में मैंने सामान्य नागरिकों को उड़िया, बांग्ला, तेलुगु और हिंदी में वार्तालाप करते हुए देखा है। हाँ, अंग्रेजी में वो बात नहीं करते थे, किंतु यहाँ पर यह प्रश्न नहीं है कि प्रश्न है अनिवार्य अध्ययन का। उड़ीसा में मैंने सामान्य नागरिकों को उड़िया, बांग्ला, तेलुगु तथा हिंदी में वार्तालाप करते हुए सुना है। हाँ, अंग्रेजी में वे बात नहीं करते थे, किंतु यहाँ पर प्रश्न यही नहीं है, प्रश्न है अनिवार्य अध्ययन का। अनिवार्य अध्ययन तो उन्हीं भाषाओं का होना चाहिए जिसके बिना उस प्रदेश के लोगों का काम नहीं चल सकता। अतः आप ही बताएं कि उत्तर प्रदेश में तमिल पढ़कर लोग क्या करेंगे। प्रश्न है अनिवार्य अध्ययन का। अनिवार्य अध्ययन तो उन्हीं भाषाओं का होना चाहिए जिसके बिना उस प्रदेश के लोगों का काम नहीं चल सकता। अब आप ही बताइए कि उत्तर प्रदेश में तमिल पढ़कर लोग क्या करेंगे। तमिल संस्कृति एवं तमिल इतिहास का ज्ञान प्राप्त करना और बात है। यह कार्य हिंदी के माध्यम से भी कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या भाषा को किसी काल्पनिक अवस्था में सीखा जा सकता है? कानपुर, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ एवं वाराणसी जैसे नगरों में भी छात्रों को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम भाषी की तो बात ही जाने दीजिए। भाषी लोग कहाँ मिलेंगे जिसके साथ बैठकर वे यथार्थ परिस्थितियों में इन भाषाओं को सीख सकें। देहातों की तो बातें ही जाने दीजिए। फिर हिंदी भाषी प्रदेशों में के जिन लोगों को दक्षिण भारत में काम करना पड़ेगा वे उस भाषा को सीखेंगे ही। अभी भी तो अनेक व्यक्ति उन प्रदेशों में रह रहे हैं और वे उन क्षेत्रों की भाषाएं ही तो सीख रहे हैं, किंतु माध्यमिक विद्यालय के प्रत्येक बालक को अनिवार्य रूप से तमिल
पढ़ाकर आप किस बात की आशा करते हैं? क्या राष्ट्रीय एकता की? भारत में 14 भाषाएं हैं, फिर एक ही भाषा क्यों पढ़ी जाए? भारत में भारत में 14 भाषाएं हैं, फिर भी एक ही भाषा क्यों पढ़ी जाए? आदर्श बात तो यह है कि सभी भाषाएं पढ़ें, नहीं तो दूसरे राज्य के लोग कहेंगे कि उनकी भाषा तो उत्तर प्रदेश वाले पढ़ ही नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में न्याय भी कैसे होगा? यह प्रश्न इसलिए उठा है कि उन्हें कि लोगों ने यह सोचा कि तमिलनाडु में हिंदी का सर्वाधिक विरोध हुआ है, अतः तमिल पढ़ो, तो क्या अन्य भाषा भाषियों को भी विरोध करना पड़ेगा? हिंदी संपर्क भाषा है और केंद्रीय सरकार के कामकाज की भाषा होने पर समूचे देश के बालक माध्यमिक स्तर पर समाज में हिंदी के संपर्क में आएंगे, इसलिए वे हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी वे इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि बदले में हिंदी भाषी प्रदेश उनकी भाषाएं पढ़ रहे हैं। अनावश्यक रूप से काल्पनिक परिस्थिति में भी यथार्थ की उपेक्षा करके अनिवार्यतः किसी राज्य के छात्रों से किसी भाषा को पढ़ने के लिए कहना, किसी राज्य के छात्रों से किसी भाषा को पढ़ने के लिए कहना, उन छात्रों को दंड देना है, उन छात्रों को दंड देना है, उन छात्रों को दंड देना है। हिंदी संपर्क भाषा है और केंद्रीय सरकार के कामकाज की भाषा होने पर समूचे देश के बालक माध्यमिक स्तर पर समाज में हिंदी के संपर्क में आएंगे, इसलिए वे हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी वे इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि बदले में हिंदी भाषी प्रदेश उनकी भाषाएं पढ़ रहे हैं। अनावश्यक रूप से काल्पनिक परिस्थिति में यथार्थ की उपेक्षा करके अनिवार्यतः किसी राज्य के छात्रों से किसी भाषा को पढ़ने के लिए कहना उन छात्रों को दंड देने के बराबर है। यदि तमिलनाडु और बंगाल के छात्र हिंदी के अध्ययन को भी दंड समझ रहे हैं, यदि तमिलनाडु और बंगाल के छात्र हिंदी के अध्ययन को भी दंड समझ रहे हैं, तो मेरा निश्चित मत है यहाँ पर हिंदी भी न पढ़ाइए। पहले आप राजकाज हिंदी से आरंभ कीजिए, तब हिंदी को वे जिस दृष्टि से पढ़ेंगे वह दृष्टि आज से भिन्न होगी। अहिंदी भाषी प्रदेशों में मातृभाषा और हिंदी का अध्ययन एवं हिंदी भाषी प्रदेशों में केवल हिंदी का अध्ययन सिद्धांततः अनिवार्य किया जा सकता है, किंतु माध्यमिक स्तर पर कम से कम 2 भाषाओं का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें मनोविज्ञान की दृष्टि से भी कोई हानि नहीं है। ऐसी स्थिति में हिंदी भाषी प्रदेशों में भी 2 भाषाएं अनिवार्य हो सकती हैं, किंतु हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा हो इसका निर्णय भी राज्य की आवश्यकता के अनुसार राज्य की आवश्यकता पर निर्भर है। राजस्थान की सीमा से गुजरात लगा हुआ है, बिहार की सीमा पर बंगाल और उड़ीसा है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर महाराष्ट्र है। ये राज्य चाहें तो क्रमशः गुजराती, बांग्ला या उड़िया तथा मराठी द्वितीय भाषा के रूप में ले सकते हैं। तमिल का औचित्य तो उनके लिए भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी यदि दूसरी भाषा रखनी है तो मेरे विचार से संस्कृत होनी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र के मूल में 7वीं धारणा संस्कृत के विरोध में है। संस्कृत भाषा का आधुनिक भारत में क्या स्थान है एवं अन्य भाषाओं से इसका क्या संबंध है, इस पर मैं यहाँ विचार नहीं करूँगा। इसका संस्कृत शिक्षण में है। आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार त्रिभाषा सूत्र की घोषणा हो चुकी है। अतः इस आयोग ने सिफारिश की कि
मातृभाषा के साथ पाठ्यक्रम के रूप में संस्कृत भाषा का भी अध्ययन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश या अन्य हिंदी भाषी राज्यों में जो चाहें द्वितीय भाषा संस्कृत सरलता से हो सकती है और उसमें राष्ट्रीय एकता में भी सहायता मिलेगी। आज हम लोगों ने चर्चा की त्रिभाषा सूत्र का प्राथमिक शिक्षा में और माध्यमिक शिक्षा में और उच्च शिक्षा में। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे त्रिभाषा सूत्र के आकलन के लिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।